हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे भाई आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, भगवान का नाम लेकर अपनी अगली क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद है कि उसी जोश के साथ आप आज की क्लास को देखेंगे जैसे रोज़ाना आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं। मैं मोहित कुमार आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पर स्वागत करता हूं और आज हम लोग क्लास नंबर 14 करने वाले हैं। तो 14 सेट हो जाएंगे बच्चों और इसी तरीके से लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो चलिए भगवान का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए भाई, ज़्यादातर हमें पहला क्वेश्चन डीआई का ही मिलता है, तो अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ी आराम से इजीली सॉल्व हो जाता है और हमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि पहला ही क्वेश्चन ठीक हो गया। एग्जाम में भी अगर आपके पहले 2 3 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे तो आगे देखना आपका जो एग्जाम है वो अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला सवाल है, पाई चार्ट से रिलेटेड है। एक पाई चार्ट गिवन है जिसमें हमें कुछ एम्प्लॉइज का स्कोर गिवन है। हमें क्या गिवन है? एम्प्लॉइज का स्कोर, और निकालना क्या है वो अब लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्तिक्स स्कोर आउट ऑफ टोटल स्कोर ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, यानी कार्तिक का स्कोर सभी एम्प्लॉइज के स्कोर का कितना परसेंट है। तो ये कार्तिक है जो डार्क ब्लू में शो कर रहा है 80, तो कार्तिक का स्कोर है 80 और सबका स्कोर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 और 80 170 और 9 और 8 17 और 7 24 और 7 31 और 8 39 और 5 और 5 10, यानी कि 400। सभी बच्चों का टोटल स्कोर है 400। कार्तिक का स्कोर, टोटल स्कोर का कितने परसेंट है ये हमें निकालना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और हमारा आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो मैं हमेशा आपको बोलता ही हूं कि डीआई का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आप कैलकुलेशन में गलती मत करना और जो पूछा है वो कहाँ गिवन है और किसके रिस्पेक्ट में क्या निकालना है, बस ये छोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डीआई का क्वेश्चन आप लोग बहुत जल्दी बिना किसी दिक्कत के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अब तो हम लोग इतने सेट कर चुके हैं कि आपको डीआई के सारे जो भी होते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, सबके क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं। तो डीआई का क्वेश्चन तो आपके लिए सरप्लस है, ये जितने ज़्यादा आएंगे उतना आपके लिए बेटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखिए 3 क्यूब हैं, तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए 3 क्यूब को जोड़ दिया गया। अब जब क्यूब को जोड़ेंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब की जो डायगोनल है वो हमें गिवन है। सबसे पहले तो क्यूब की साइड निकाल लेते हैं। देखिए डायगोनल क्या होता है? साइड √3। ये क्यूब का डायगोनल होता है और ये हमें गिवन है 6 √3। √3 से √3 कैंसिल, तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ गई हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। अब 3 क्यूब को आपस में जोड़ दिया गया तो बच्चों ये 3 क्यूब मिलके क्या बना देंगे? एक क्यूबॉइड बना देंगे। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, 3 क्यूब को जोड़ दिया गया तो ये तो देखो 6 रहेगा, हाइट और ब्रेड्थ, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तो 6 ही रहेगी, लेकिन जो लंबाई है अगर 3 बार हम लोग 6 को जोड़ेंगे तो जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी? 18। और अब हमें इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस BH ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 इंटू 18, ये हो जाएगा 108, 6 इंटू 6 36 और 6 इंटू 18 अगेन 108। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 100 100 230, 8 8 16 और 6 22, यानी कि 252। इसका डबल कर देंगे 504, ये अपना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्यूब है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है और ऐसे 3 क्यूब हैं हमारे पास जिनको आपस में ज्वाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो जब 3 6 सेंटीमीटर के क्यूब जोड़ेंगे तो लंबाई तो हो जाएगी 18, चौड़ाई 6 ही रहेगी और ऊंचाई भी 6 ही रहेगी। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हमारे पास आ गई। सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
10a इक्वल्स टू 5/12। देखिए 10a की वैल्यू हमें गिवन है 5/12। अब 10 क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर 5 परपेंडिकुलर है, बेस 12 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 13, क्योंकि 5, 12 और 13 ये क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। क्या निकालना है? कॉस ए, और कॉस क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज 13, तो आंसर हमारा आ गया 12/13। बिल्कुल छोटा सा ही सवाल कहूंगा मैं इसको, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको मुझे कुछ सिखाना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सॉल्व करना है, आगे बढ़ना है। और प्रिलिमिनरी एग्जाम बच्चों ऐसा ही आएगा, 15 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल होंगे। 10 क्वेश्चन में थोड़े बहुत कैलकुलेशन या कोई एक आधी बात हर क्वेश्चन में होगी। 25 में से 25 स्कोर करके आना, क्योंकि आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है इस बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम गिवन है और उनका एचसीएफ गिवन है और एक नंबर गिवन है। वेरी इजी क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ जब आप लोग पढ़ते हो तो आपके सामने एक फॉर्मूला जरूर आता है कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। दो नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। दो संख्याओं की गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। तो यहां से एलसीएम हमें गिवन है 4104, एचसीएफ गिवन है 9 और एक नंबर भी गिवन है 171। दूसरा नंबर हमें निकालना है, मान लेते हैं कि वो नंबर x है। अब कैंसिल कर दो, 4104 इंटू 9 अपॉन 171 इक्वल्स टू x। पहले 9 से ये जाएगा 19 पे और 19 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 19 दूनी 38, 30, फिर जाएगा 1 पे और 6 पे 216। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का। देखिए हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy गिवन है 84 और साथ में गिवन है x माइनस वाई इज -10 और आपको निकालना है y की वैल्यू क्या होगी। अगर y निकालना है तो x को खत्म करना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x यहां से क्या हो जाएगा? -10 प्लस y, यानी कि x की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं? जहां जहां x है वहां आप लोग क्या पुट कर दीजिए? y -10। ठीक है, तो y -10 यहां रखेंगे, ये हो जाएगा y -10 का होल स्क्वायर -2 इंटू y -10 और इंटू y इक्वल्स टू 84। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 20y। यहां से 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे -2y स्क्वायर और 10 से करेंगे तो प्लस 20y इक्वल्स टू 84। 20y से 20y कैंसिल और ये हो गया -y स्क्वायर इक्वल्स टू -16, माइनस माइनस कैंसिल, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16, y की वैल्यू आ गई। तो ये भी आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन था। एक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy गिवन है, x माइनस वाई आपको गिवन है, y की वैल्यू निकालनी है तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या x की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो y आ जाएगा। अगर हमसे y पूछा है तो हमने x की वैल्यू रखी, x पूछा होता तो हम लोग y की वैल्यू पुट करते। तो सिंपल वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, सब कुछ आपको गिवन है, बस समझ के और कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। प्लस माइनस की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है स्पेशली एग्जाम में, क्योंकि वहाँ हम थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप अपने आप डेली सॉल्व करें तो एग्जाम में आप प्रेशर फील नहीं करेंगे और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये एग्जाम में नहीं होंगी फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ी लैंग्वेज है लेकिन बड़ी लैंग्वेज से घबराना मत, बड़ी लैंग्वेज का क्वेश्चन अक्सर आसान होता है, केवल लैंग्वेज देख के छोड़ना नहीं है। देयर आर 3 टैप्स A, B एंड C। 3 टैप है यानी कि 3 नल है A, B, C और ये किसी टैंक को
10 आवर्स, 20 आवर्स एंड 25 आवर्स। और ये किसी टंकी को 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, वर्क या कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ठीक है, उसके बाद ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। अब देखिए काम कैसे हुआ। सबसे पहले एट फर्स्ट ऑल 3 टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर 2 आवर्स सी इज क्लोज्ड। पहले 2 घंटे के लिए तीनों को चलाया गया, तो तीनों मिलाकर 1 घंटे में कितना काम करती है, 19, और तीनों को 2 घंटे के लिए चलाया गया, तो यानी कि कितना काम खत्म हो गया, 38। ये 19 कहां से आया, क्वेश्चन में कहा गया है ये क्या है, तीनों की एफिशिएंसी, मतलब तीनों 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं, ये एफिशिएंसी होती है 1 आवर वर्क। तो ए 1 घंटे में 10 काम करता है, बी 5 और सी 4, तो टोटल मिला के ये 1 घंटे में 19 काम कर सकते हैं, और 2 घंटे तीनों को साथ में चलाया गया, तो 2 घंटे में ये लोग कितना काम कर लेंगे, 38। अब यहां पर किसको बंद कर दिया, सी को क्लोज कर दिया, तो अब खाली कौन कौन काम करेगा, ए और बी। उसके बाद ए और बी को आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से 4 घंटे बाद, यानी कि यहां से 2 घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया, मतलब ए और बी 2 घंटे चले। अब ए और बी 10 और 5 15 इंटू 2, ये 15 किसका काम है, ए और बी का, क्योंकि अब सी को बंद किया जा चुका है, और ये 19 किसका काम था, ए बी और सी तीनों का। तो इसका बाद 30 काम और हो गया, तो टोटल 38 और 30 कितना काम हो चुका है, 68 डन। ठीक है, टोटल था 100, तो कितना काम बचा है, 32, और इसको कौन करेगा, ए, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए नहीं, हाँ ए इस काम को करेगा, और 100 में से 38 और 30, 68 काम हो गया, 32 बच गया, इसको करेगा ए, और इसको कितने दिन लगेंगे, 3.2। तो अब ये पूछा गया कि ए ने अकेला कितना % काम किया। अच्छा, ए से सिर्फ ये पूछा गया है कि ए ने कितने % काम किया, ये नहीं पूछा कि ए आखिरी वाला काम कितने दिन में करेगा, ए ने टोटल काम का कितना % किया। अब देखिए टोटल काम था 100, ए ने कितना काम किया है, यहां पर 2 दिन काम किया ए ने, और ए की एफिशिएंसी है 10, तो 10 इंटू 2 20 काम तो शुरू में किया, फिर ए की एफिशिएंसी यहां 10 है, 20 काम यहां पर किया, 20 20 40 और 32 काम लास्ट में किया, तो टोटल ए ने 72% काम किया है, क्योंकि 100 में से 72 केवल ए का काम है। देखिए ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा कि ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, आपसे पूछा गया शुरू से लेके आखिर तक ए ने टोटल काम का कितने % किया है। अब ए ने 2 दिन पहले काम किया, एफिशिएंसी 10 है, तो 10 दूनी 20 काम शुरू में किया, फिर से 2 दिन काम किया, 20 और 20 40, और लास्ट में बचा हुआ जो 32 वर्क है, 32 काम है, वो भी ए ने किया। तो टोटल ए ने 20 20 और 32 यानी कि 72 काम किया, टोटल 100 था, तो 72% हमारा आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसको ध्यान से देखना और अपने आप दोबारा इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट, प्रसाद गोज 96 किलोमीटर्स ऑन अ बाइक एट ए स्पीड ऑफ 16, 124 किलोमीटर एट 31 एंड 105 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुल दूरी को कुल समय से भाग कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, 96 शुरू में गया, फिर 124 किलोमीटर गया, और उसके बाद लास्ट में 105 किलोमीटर कवर किया। 96 कवर किया 16 की स्पीड से, तो ये पहला टाइम आ गया। 124 को कवर किया 31 की स्पीड से, ये आ गया टाइम 2, और उसके बाद 105 को कवर किया 7 की स्पीड से, टाइम 3। तो ये अपना टोटल डिस्टेंस, ये टोटल टाइम। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस हो गया 100, 290, 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि 290 और 15 305, नहीं सॉरी 20 भी है, 1 मिनट, 305 नहीं, ये होगा
325, ये 20 भी है ना यहाँ पर, 325, ये आ जाएगा यहाँ से 6 प्लस 4 और 15, तो आ गया 325 डिवाइडेड बाय 25, और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा किस पे, 13 पे। एवरेज स्पीड आ गई 13 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों बिल्कुल इजी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सारे डिस्टेंस आपको गिवन है, सारी स्पीड्स आपको गिवन है, बस डिस्टेंस को ऊपर रखिए, नीचे टाइम निकालिए और कैलकुलेशन का बस ध्यान रखें। क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एप्पल वर परचेज्ड एट 100 फॉर रुपीज 350 एंड सोल्ड एट 48 अ डजन, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। देखिए ये है बाइंग एंड सेलिंग वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। बाइंग एंड सेलिंग वाला क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार 100 एप्पल खरीदता है 350 रुपए के हिसाब से और 12 एप्पल बेचता है 48 रुपए के हिसाब से। जब एक दुकानदार खरीदे भी और बेचे भी तो सबसे पहले आपको वहां क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है आर्टिकल्स यानी कि कितनी चीजें उसने खरीदी, और एक तरफ लिखना है मनी, पैसा। जब भी क्या क्वेश्चन आए कि इतने रुपए में इतनी चीजें खरीदी और इतने रुपए में इतनी चीजें बेची, बाय एंड सेल, जब दोनों काम एक ही क्वेश्चन में हो रहे हो कि दुकानदार खरीद भी रहा है और दुकानदार बेच भी रहा है, बस क्वांटिटी अलग अलग है, पैसे अलग अलग है। तो एक तरफ आप लिख लेंगे क्वांटिटी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और एक तरफ लिखेंगे पैसा। अब पहले लिखेंगे खरीदने वाला रेट, तो उसने कितने खरीदे 100, कितने रुपए में 350। आप इसको छोटा करके रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहां कैंसिल करके इसको क्या लिख लेता हूं 5 से कैंसिल होगा ना, 5 से कैंसिल करेंगे, यहां आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 7। तो आप रेशियो भी ले सकते हैं, आपको पूरी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि दो चीजें खरीद रहा है 7 रुपए में और बेचता कितनी है 48, नहीं बेचता है 12 48 में। तो यहां क्या आ जाएगा 1:4। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं क्योंकि रेशियो की वजह से हो सकता है आपको क्लियर ना हो। एक तरफ आर्टिकल्स, एक तरफ मनी। सबसे पहले दो चीजें खरीदी 7 रुपए में और एक बेची 4 रुपए में। देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले रेशियो ले लेना और रेशियो से भी जो आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अब यहां क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 8। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा और नीचे वाला सेलिंग प्राइस। 7 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची तो कितना कमाया, 1 7 रुपए पर मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आ जाएगा 14 2/7% का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जब एक दुकानदार खरीदे और फिर बेचे, तो खरीदने और बेचने वाले क्वेश्चन में एक तरफ आप लिखेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक तरफ लिखेंगे पैसा। अगर बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं तो उनका रेशियो ले लेंगे और रेशियो के बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। अब 7 रुपए की चीज को अगर 8 रुपए में बेचेंगे तो 1/7 का प्रॉफिट हो गया और 1/7 कितना परसेंट होता है, 14 2/7%। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू BC। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें AB और BC आपस में इक्वल है और साथ में PQR आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC एंड AC। मिड पॉइंट गिवन है PQR। अब एक बात आपको जरूर इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूं। जब आप किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वो साइड पैरेलल भी होती है ऑपोजिट साइड के और उसकी आधी भी होती है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो PR है, जब आप मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये PR
इस साइड के BC के पैरेलल भी होगी और इसकी आधी भी होगी। मैं यहां लिख सकता हूं PR इज पैरेलल टू BC, ऑल्सो PR इज हाफ ऑफ BC। ठीक है ना, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी ट्रायंगल में साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो वो सामने वाली साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी भी होती है। अब हमें गिवन है PR इज 5, PR 5 है, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ QR। तो बच्चों ये भी 5 ही आएगी क्योंकि ये 5 है, ये 10 हो जाएगी, और ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और ये 10 है तो फिर ये कितनी होगी 5, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और इसकी आधी होगी, तो अपना आंसर होगा 5। ठीक है, इसने सेंटीमीटर नहीं लगाया, सेंटीमीटर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी किसी ट्रायंगल में साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो वो साइड सामने वाली साइड के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी होगी। अब हमने वैसे किया, ये 5 है तो ये 10 होगी, और BC 10 है तो AB भी 10 होगी क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, और अगर AB 10 है तो इसके ऑपोजिट में है QR, तो ये 10 की आधी होगी, यानी कि 5 हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याओं का रेशियो है 5 और 7, दोनों में 6 ऐड कर दिया तो रेशियो हो गया 3-4। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 और 7 का रेशियो है, मान लेते हैं 5x और 7x, दोनों में 6 ऐड कर दिया तो रेशियो बदल के कितना हो गया 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20x प्लस 24 इक्वल्स टू 21x प्लस 18। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 24 में से 18 गया 6। क्या निकालना है, नंबर क्या होंगे, तो ये दोनों नंबर थे। पहला नंबर आ जाएगा 5 × 6 30, और दूसरा नंबर 7 × 6 42। ये अपना आंसर ऑप्शन ए। बाकी ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते थे। दो नंबर में 5 और 7 का रेशियो है, अब 30 और 42 ले लिया, और दोनों में 6 ऐड करने के बाद 3 और 4 का रेशियो आता है। अब अगर मैं 30 में 6 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 36, और 42 में 6 ऐड करेंगे तो 48, और इसको जब 12 से कैंसिल करेंगे तो 3/4, ये अपना आंसर। तो आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस को सेम करके भी किया जा सकता है। एक और तरीका है, समझ लीजिए, अगर किसी रेशियो में कुछ प्लस या माइनस करके वो चेंज हो गया, लेकिन सेम चीज प्लस की है और सेम चीज माइनस की है, यानी कि 6 ऐड किया है। अगर अलग अलग ऐड किया होता कि ऊपर ऐड किया 6 और नीचे ऐड किया 4, तो फिर हमें यही तरीका लगाना पड़ता या फिर ऑप्शन। लेकिन अगर सेम ऐड किया है ऊपर नीचे तो फिर आप एक तरीका और लगा सकते हैं। रेशियो था 5-7 और बाद में कुछ ऐड करने के बाद हो गया 3-4, तो 5 और 7 का डिफरेंस है 2 और 3 और 4 का डिफरेंस है 1। ये डिफरेंस को इक्वल कर दो, यानी कि यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो रेशियो आ जाएंगे 5-7, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 8। अब 7 था 8 हो गया, तो यानी कि कितना बढ़ा 1, और किसकी वजह से 6 की वजह से, क्योंकि एक्चुअल में कितना ऐड किया था 6, लेकिन रेशियो में कितना ऐड हो रहा है 1। 1 की वैल्यू 6, दोनों नंबर निकालने थे। पहला नंबर 5 × 6 30, दूसरा नंबर 7 × 6 42। तो आप जो चाहे लगा ले, बाकी ऑप्शन भी अच्छा तरीका है, जब तक लिखोगे तब तक तो आंसर आ जाएगा अगर आप ऑप्शंस को यूज करना जानते हैं। तो बच्चों, साम दाम दंड भेद, ये सारे हथियार एग्जाम में लेके जाया जाता है। जब लगे कि ऑप्शन से काम चल रहा है तो ऑप्शन का यूज करिए, लगे कि कंसेप्ट लगाना पड़ेगा तो कंसेप्ट तो हमेशा ही मैथ्स में, मैथमेटिक्स को बिना कंसेप्ट के कभी पढ़ना ही नहीं है आपको, और साथ में जो ट्रिक्स होती हैं वो भी कभी कभी बहुत काम आ जाती हैं। तो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेके जाएं, एग्जाम में सारी चीज़ें लेके बैठें, जब जहां जैसी ज़रूरत हो। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष, तो जिस क्वेश्चन की जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप काम करें। हर क्वेश्चन में कंसेप्ट से चलना भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। हर क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई नहीं हो सकती, और हर क्वेश्चन में ऑप्शन से भी काम नहीं चल सकता। तो आपको इसीलिए ये जो एग्जाम है ना, इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोला जाता है, कि बच्चा क्वेश्चन को देख के कैसे डील करता है। हर एक क्वेश्चन को डील करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि टाइम कैसे सेव हो, हमें वो तरीका अप्लाई करना है। ठीक है,
तो ध्यान रखिए, ये दोनों तीनों तरीके आप लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। बाकी मैं तो यही कहूंगा, अगर इतना आसान क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो, कुछ भी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 12% इन द फर्स्ट ईयर and decrease 8% in the second year, and after second year the population was 64,400. Find the population of the town at the beginning of first year. देखिए, इस क्वेश्चन को निकालने का सबसे अच्छा तरीका, 12% इंक्रीज हुई पहले साल में, 12% की वैल्यू होती है 12/100, या इसको 4 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 3/5। ये हुई इंक्रीज पहले साल में, प्लस का मतलब इंक्रीज हुई, और फिर 8% हो गई डिक्रीज, 8% हो जाएगा 2/25। ठीक है, ये डिक्रीज हो गई माइनस साइन। इसका ये मतलब है कि पहले साल में पॉपुलेशन 25 से कितनी हो गई, 28, क्योंकि 3 का इंक्रीमेंट हुआ 25 पे, और दूसरे साल में पॉपुलेशन 25 से कितनी हो गई, 23, क्योंकि 2 कम हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो आ गई स्टार्टिंग वाली पॉपुलेशन, और ये आ गई जो कि 644 आ जाएगी, और यही 644 किसके इक्वल है, 64400। तो बस 2 जीरो अगर यहां लगी है तो यहां भी 2 जीरो लगा दो, ये आपकी पॉपुलेशन आ गई। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, क्योंकि परसेंटेज अगर मुश्किल आएगा तो फ्रैक्शन या रेशियो ही आपका क्वेश्चन जल्दी निकालेगा। पहले साल 25 से 3 बढ़ गया तो 25 से 28 हो गई पॉपुलेशन, और दूसरे साल 25 से 2 कम हो गई तो 23 हो गई। इन दोनों की गुणा कर दो, ये करंट पॉपुलेशन है जो 64,400 है, और ये है स्टार्टिंग में 2 साल पहले की। तो हमें यही निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, केवल 2 जीरो लगी है, यहां भी 2 जीरो लगा दो, आंसर आ गया। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पॉपुलेशन x है, पहले साल 12% बढ़ गई तो 112/100, और दूसरे साल 8% कम हो गई तो 92/100, और पॉपुलेशन है 64,400। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पर आपको केवल 2 जीरो लगानी थी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ ए 9-digit नंबर 83P93678Q इज डिविजिबल बाय 72। देखिए, जब कोई नंबर 72 से डिविजिबल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से, तो इसका मतलब ये 8 गुणा 9 इन दोनों से भी डिविजिबल होगा। अब हम चेक करेंगे 8 से और 9 से डिविजिबिलिटी। 8 और 9 का रूल सभी बच्चों को मालूम होता है। पहले हम नंबर लिख लेते हैं 83P, उसके बाद है 93678, और लास्ट में Q। अब आप जानते हैं 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 78Q को 8 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों बताओ ये कितने पे जाएगा, 9 पे। 72 क्या बचा, 6, और Q। अब 6 के साथ क्या लगाऊं कि 8 से डिवाइड हो जाए, अरे 4, क्योंकि 64 8 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब Q की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो 83P93678, और ये Q हमारे पास आ चुका है 4। अब आप जानते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सबका टोटल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो टोटल करते हैं, 8 और 4 12, 12 और 7 19, और 6 25, और 3 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40, 40 और 8 48। अब 48 में क्या जोड़ूं कि 9 से डिवाइड हो जाए, वही P की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और 9 के टेबल में आता है 48 के आगे 54। 48 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब P की वैल्यू क्या होगी, 6। तो P आ गया हमारा 6, Q आ गया 4। अब यहां वैल्यू रख दीजिए, √P स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 12, इसको जोड़ेंगे ये आ जाएगा 64, और फाइनल आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दीज सर्कल्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन बच्चों किसी पिछले सेट से रिपीट हुआ है। 3 सर्कल हैं, तीनों एक दूसरे को टच करते हैं,
और तीनों को एक स्ट्रिंग, एक रस्सी से बांधा गया है इस तरीके से, और तीनों की जो रेडियस है वो 4 है, ठीक है, रेडियस 4 है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सर्कल्स को किसी रस्सी से बांधा जाए तो रस्सी की लंबाई कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसका डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया था, आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एक चीज याद कर लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जब सर्कल्स को किसी रस्सी से बांधा जाए तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, C प्लस एन टी, D फॉर डायमीटर, C फॉर सर्कमफेरेंस एंड N इज नंबर ऑफ सर्कल्स। सीधा सीधा ये तरीका लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, रेडियस 4 है तो 8 पाई प्लस एन, 3 सर्कल है और डायमीटर 4 दूनी 8, तो अपना आंसर आ जाएगा 8 पाई प्लस 24। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमें गिवन है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, C प्लस एन डी बहुत काम की चीज है। जब अच्छा सर्कल कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 100, 1 लाख, कितने भी सर्कल हों, और उन सर्कल्स को किसी रस्सी से बांधा जाए, टाई किया जाए, तो रस्सी की लंबाई कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस प्लस नंबर ऑफ सर्कल्स मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन पहले भी किसी सेट में आ चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of non-zero values of P and Q make 6-digit number 674PQ0 divisible by 3 and 11? देखिए 674PQ0, आपको P और Q की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 3 से और 11 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सबका टोटल डिवाइड होना चाहिए। अब अगर मैं इसको यहां रखता हूं 2 और 2, तो टोटल हो जाएगा 7, 6, 13 और 4, 17 और 2, 19 और 2, 21। 21 3 से डिवाइड होता है, लेकिन 11 से फिर ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 11 का रूल होता है 6 और 4 10 और 2 12 और 7 और 2 9। तो ये अगर मैं वैल्यू ये रखूंगा तो 3 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले वाला ऑप्शन तो आंसर नहीं है। फिर हम रखेंगे 5 और 4, तो अगर रखते हैं 5 4 तो 7 6 13 4 17 और 5 22 और 4 26, 3 से ही डिवाइड नहीं होता। अगर रखेंगे 4 2 तो 17 और 6 23, नहीं होता डिवाइड, तो यही हमारा आंसर है 5 and 2। बाकी आप लोग चेक भी कर सकते हो। 6 7 4, P की वैल्यू रख देंगे 5, Q इज 2 और 0। अब देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 7 6 13 4 17 5 22 और 2 24 टोटल है, तो 3 से डिवाइड होगा। और 11 के लिए क्या करते हैं, 6 और 4 10 और 2 12 और 7 और 5 12 और दोनों का डिफरेंस 0। तो ये वाला नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक पुलिस वाले ने एक चोर को 450 मीटर भागने के बाद देख लिया और पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू किया। दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है 7:8। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन द पुलिसमैन कैच द थीफ? तो पुलिस को कितना भागना पड़ेगा, पुलिस का डिस्टेंस निकालना है। जब भी चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, चेजिंग टाइम, कि कितनी देर में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा। क्योंकि टाइम निकालने के बाद डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि पुलिस वाले ने चोर को कितनी देर में पकड़ा। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो ऊपर आ जाएगी, और रिलेटिव स्पीड, एक की स्पीड 7 है और एक की 8, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, x। अगर मैं स्पीड को क्या मान लेता हूं, 7x और 8x। अगर ये स्पीड है तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस वो होती है रिलेटिव स्पीड। तो ये तो आ गया टाइम। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। किसका, पुलिस वाले का, कि पुलिस वाला जो है वो कितनी देर कितनी दूर भागा, डिस्टेंस ऑफ पुलिसमैन। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। पुलिस वाले की स्पीड कितनी है 8x, और टाइम कितना लगा इसको 450 अपॉन x। x से x कैंसिल, और ये आ गया 4 8 32, 5 × 8 40, 3600 मीटर। लेकिन हमें किलोमीटर में निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो मीटर है, किलोमीटर में निकालना है तो ये
6 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कितनी देर में चोर पकड़ा गया, टाइम, और टाइम के बाद फिर जो भी पूछा है, पुलिस वाले का डिस्टेंस पूछा है तो स्पीड इनटू टाइम, चोर का डिस्टेंस पूछा है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5.6, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द क्यूब। देखिए एक क्यूब है, और इसके अंदर एक स्फीयर यानी कि गोला जो कि इसके अंदर पूरी तरह फिट हो रहा है, लार्जेस्ट। इसका यह मतलब है कि दोनों का क्या इक्वल होगा, क्यूब की साइड और स्फीयर का डायमीटर आपस में इक्वल होंगे। देखो ना बिल्कुल ऊपर तक आ गया, तो यानी कि पूरी साइड को इसने कवर कर लिया। जब किसी क्यूब के अंदर किसी स्फीयर को फिट करेंगे तो दोनों का क्या इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। यहां पर क्या चीज होगी, साइड किसके इक्वल होगी, डायमीटर के। तो यानी कि क्यूब का डायमीटर आ गया हमारे पास 6। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और अगर डायमीटर कितना है 5.6 तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.8, इसका क्यूब होगा। अब इसको सॉल्व करना, ये हो जाएगा 28/10, 28/10 और 28/10, 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और उसके बाद बहुत कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे 2, ये 5 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे ये 5 आ जाएगा, और ये 5। अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो अब आपको कैलकुलेट करना है 11 × 4 × 28 × 28 और डिवाइडेड बाय 125 का 3 गुना 370। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन मत लगाना, कैलकुलेट करना, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाता हूं, जो ना हो तो मैं बोलता हूं कि मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, आंसर आएगा 91.98। ठीक है, तो अभी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना आंसर आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 154, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक स्फीयर का क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो 4πr² हमें गिवन है 154, तो यहां से r² आ जाएगा 154/4π। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा सीधा 7 पे। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 7/2। ठीक है ना। अब क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू 22/7 और 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 2 4 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 और 7 से 7 कैंसिल, तो वॉल्यूम आ गया 11 इंटू 49/3। 3 से कैंसिल करेंगे लगभग 16 इंटू 11 176, तो 179, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम पूछा हुआ है। अब इससे आसान तो क्या ही देगा एग्जाम में, बस फॉर्मूला याद करके जाना, कैलकुलेशन ढंग से करना, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। x + x इज -14। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। x + 1/x इज -14 और आपको निकालना है x² - 1/x²। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, a² - b², और a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b। अब हमारे पास a + b तो है लेकिन a - b नहीं है। अब याद रखिए, दो चीजें आपको नोट करवा रहा हूं, इनको ध्यान रखना, ये अलजेब्रा में आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको कभी गिवन है x + 1/x = k और आपको निकालना क्या है x - 1/x, ये होता है √k² - 4।
और अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1/x इज k और आपको निकालना है x प्लस 1/x, तो ये होता है रूट के स्क्वायर प्लस 4। जब प्लस वाला पूछा है तो प्लस 4 आएगा, जब माइनस वाला निकालना है तो माइनस 4 आएगा, बाकी के स्क्वायर तो दोनों में ही आएगा, डायरेक्टली निकाल लेना। और ये मैंने कोई जादू नहीं किया, दोनों का स्क्वायरिंग करी है और तब ये रिजल्ट मेरे पास आया है। पर कंपटीशन में हम लोग रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, थ्योरी पे नहीं, ठीक है ना। तो जब भी आपको x प्लस 1/x गिवन हो तो x माइनस 1/x आप ऐसे निकाल सकते हैं, या x माइनस 1/x गिवन हो तो आप x प्लस 1/x निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली यहां से निकाल लेते हैं x माइनस 1/x, क्या हो जाएगा रूट के स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 4 और x माइनस 1/x आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 192। 192 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 64 इंटू 3 और 64 बाहर आके हो जाएगा 8, तो x माइनस 1/x हमारे पास आ गया 8 रूट 3। बस अब यहाँ वैल्यू रखिए, ये माइनस 14 है गिवन है और ये हमने निकाल लिया 8 रूट 3, तो 14 इंटू 8 112, आंसर इज माइनस 112 रूट 3। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन। तो क्वेश्चन तो इजी है क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सभी जानते हैं, a प्लस बी a माइनस बी होता है, a प्लस बी गिवन भी है, केवल a माइनस बी निकालना था, लेकिन टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है कि a प्लस बी से a माइनस बी कैसे निकालेंगे और a माइनस बी से a प्लस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट पाई चार्ट का देखिए, एक और पाई चार्ट नहीं, DI का एक क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। आपको इसमें निकालना है what is the ratio of total number of donuts sold by stores P and R together in October। P and R in October, ये रहा अक्टूबर, P और R, तो ये हो जाएगा 125 प्लस 960 और इसका रेशियो निकालना है किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय स्टोर्स Q and R इन द सेम मंथ। Q and R यानी कि 905 और 960, इनका रेशियो आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा 1085 1085, ये हो जाएगा 1865। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 2 1 7 और 3 7 3, ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको एक डेटा गिवन है जिसमें दो चीज़ों का रेशियो आपसे पूछा हुआ है, उनको लिखिए, रेशियो निकाल दीजिए। तो ये तो हमेशा ही फ्री के नंबर होते हैं, बस इसमें कैलकुलेशन को ध्यान से करना। नेक्स्ट, 0.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। क्या छुटका सवाल पूछा है भाई, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में आ रहे हैं, पता नहीं एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है। 0.5 20 का कितने परसेंट होगा, 20 पंजे 100, 5 इंटू 5 25, यानी कि 2.5 हमारा आंसर, ऑप्शन सी फॉर कैट। आगे बढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर। देखिए ये कुछ अच्छा सवाल लग रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC AD इज द एंगल बाइसेक्टर। इसके बाद गिवन है AB इज 8.4, AC इज 5.6 और DC इज 2.8 और आपको निकालना है साइड BC। ये पूरी साइड आपको निकालनी है। बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम साइड्स के केस में क्या कहती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है AB अपॉन AC इक्वल होगा किसके, BD अपॉन DC के। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, सीधा कैलकुलेशन करेंगे। AB इज 8.4, AC 5.6 और इक्वल्स टू BD निकालेंगे और DC कितना है 2.8। ठीक है, अब 28 का देखो ये डबल है और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4.2 आ जाएगा।
अब हमें बीडी नहीं निकालनी थी, कुछ बच्चे यहां गलती करेंगे, आंसर 4.2 मत लगा देना, पहला ही ऑप्शन 4.2 है, जल्दबाजी में 4.2 आंसर मत लगाना। हमसे पूछी है बीसी, यानी दोनों को ऐड करो, तो 42 और 28 हो जाएगा 70, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नॉर्मली था, बस आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होनी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है। जिस एंगल को बाइसेक्ट किया गया उसके दोनों तरफ जो साइड है उनका रेशियो सामने वाली साइड के रेशियो के इक्वल होता है। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन थी। और एक बात स्पेशली ध्यान रखना, आपसे बीसी पूछी है, बीडी नहीं, कहीं जल्दी से 4.2 आंसर लगा दो। ये भी एग्जाम में होता है, बाद में बाहर आके हमें पछतावा होता है कि सही आंसर निकालने के बावजूद भी ऑप्शन हम लोग गलत लगा के आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए होटल इज गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स, एडिशनली गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन यूजिंग SBI कार्ड, यानी कुल मिलाकर 2 डिस्काउंट आपको दिए जाएंगे, 12% और 5%। और 1500 रुपये में एक रूम बुक किया तो 2 रूम का प्राइस हो गया 3000। आपको निकालना है कि कितना उसको पे करना पड़ेगा। देखिए, एक आदमी ने 1500 रुपये के हिसाब से 2 रूम बुक किए, तो 3000 रुपये के बुक कर दिए उसने। 3000 पे पहले उसको मिला 12% का डिस्काउंट। अब 12 तिये 36, यानी कि कितना डिस्काउंट मिल गया, 360 रुपये का। ठीक है, ये पहला डिस्काउंट है फर्स्ट। तो इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0, 4 और 6, 2640 रुपये। और उसको फिर से एक डिस्काउंट मिला, कितना, 5% का। तो 2640 का अगर आप क्या निकालेंगे, 5%। 5% मतलब होता है 1/20, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 132 रुपये। तो 2640 रुपये पे 132 रुपये का डिस्काउंट फिर से मिल गया। तो फाइनली उसको क्या पे करना पड़ा, 8, 0 और 5, 2508। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, 3000 रुपये पर 3000 रुपये पर 2 डिस्काउंट मिले, एक 12% का और एक 5% का। तो पहले सक्सेसिव टोटल डिस्काउंट निकाल लो। वो कैसे निकालते हैं, 12 + 5 - 12 × 5 / 100। ये 2 डिस्काउंट को एक सिंगल डिस्काउंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला है A + B - AB / 100। अब 12 और 5 हो गया 17, और ये आ जाएगा 17 - 0.6, यानी कि 16.4% का डिस्काउंट। तो 30,000 का 16.4% निकालेंगे, और वो जो भी आएगा उसको माइनस कर देंगे इसमें से। बाकी ये आएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 492 रुपये, 492। तो 3000 की चीज पर 492 का डिस्काउंट मिल गया, तो आंसर आ जाएगा 2508। बाकी इस क्वेश्चन को आप जनरल भी निकाल सकते हैं, इजी है, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जिसमें भी आपको कन्वीनियंट लगे। कि ये तरीका मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बेसिक से भी बहुत आसान था, और उसके बाद ओवरऑल डिस्काउंट निकाल के 3000 का 16.4%। तो थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल वाली कैलकुलेशन है, वो वाला ज़्यादा इजी है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 2 तरीके माइंड में होने चाहिए, एक बेसिक तरीका और एक फॉर्मूले वाला तरीका। यहाँ पर बेसिक से जल्दी निकल गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग, वॉकिंग की स्पीड से डबल है जॉगिंग की स्पीड, और जॉगिंग की स्पीड से डबल है रनिंग की स्पीड। ओके, फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग एंड द रेस्ट बाय जॉगिंग। फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग एंड रेस्ट बाय रनिंग। व्हाट इज द एवरेज स्पीड निकालनी है, और जो घर से और उसकी दूरी है 10 किलोमीटर है। देखिए, एक आदमी अपने घर से, और स्पीड भी गिवन है कौन सी, वॉकिंग की। एक आदमी अपने घर से अपने ऑफिस जाता है, दूरी है 10 किलोमीटर, और वापस भी आता है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आया, लेकिन जब गया है तो आधी दूरी कवर की है पैदल चल के और आधी जॉगिंग से, तो यानी कि 5 किलोमीटर तो 5 की स्पीड से, क्योंकि पैदल की स्पीड 5 है, और इससे डबल जॉगिंग की स्पीड है, तो 5 किलोमीटर वो 10 की स्पीड से। ये तो हो गया जाना। अब जब वापस आया तो 5 किलोमीटर जॉगिंग की स्पीड से और 5 किलोमीटर इससे डबल, यानी कि
रनिंग की स्पीड से। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 20 नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2, 20/2 प्लस 1/4, 4 दूनी 8 और 1 9, 30 × 4 80/9, ये अपना आंसर। अब कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ में ना आया हो, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड निकालनी है। एक आदमी के घर से ऑफिस की दूरी 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर जाएगा, 10 किलोमीटर वापस आएगा, टोटल डिस्टेंस हो गया 20। जब वो गया है तो आधी दूरी तो उसने पैदल कवर की, तो आधी मतलब 5 किलोमीटर, और पैदल की स्पीड है 5, और बाकी आधी दूरी जॉगिंग करके कवर की, और जॉगिंग की स्पीड पैदल की स्पीड से डबल है, तो 5 का डबल हो गया 10। फिर जब वापस आया तो 5 किलोमीटर जॉगिंग से और 5 किलोमीटर रनिंग करके, और रनिंग जॉगिंग का डबल है, तो 10 का डबल कितना आ गया 20। तो केवल क्वेश्चन का जो लेंथ है वो बड़ी थी, क्वेश्चन बिल्कुल ही नॉर्मल था। एवरेज स्पीड निकालना आप सभी को आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और रमेश की प्रेजेंट एज गिवन है। राम और रमेश की प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:5। 7 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 4:5। तो निकालना है कि प्रेजेंट एज ऑफ रमेश की प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है। अब रमेश की प्रेजेंट एज इनमें से 2 ही हो सकती है, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, या तो 5 होगी या 15 होगी। बाकी निकाल लेते हैं। डिफरेंस को इक्वल कर दो। 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये तो 3 5 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। तो 5 का इंक्रीमेंट हुआ 7 साल में, तो 5 की वैल्यू 7 आ गई, और 5 की वैल्यू ही निकालनी थी। ओहो, तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गेम खेल गया एग्जामिनर। जो बच्चा ऑप्शन से करेगा वो गलत कर देता। आंसर आएगा 7 साल। फिर से समझाता हूं, बेसिक से भी समझा देता हूं, कुछ बच्चों को ये ट्रिक नहीं समझ में आती। देखिए, प्रेजेंट एज है 3x और 5 साल बाद, यानी कि 7 ऐड कर दिया, रेशियो हो गया 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल दो। 15x प्लस 35 इक्वल्स टू 20x प्लस 28। अब 20 और 15 में से माइनस करेंगे तो 5x इक्वल्स टू 7, और आपको 5x ही निकालना था, क्योंकि आपको रमेश की एज निकालनी थी। तो रमेश की एज कितनी आ गई 7 साल। तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन में भी फंसा देता है, क्योंकि बच्चा 5 को देख के आंसर मार्क कर सकता है जल्दबाजी में, 5 और 15। तो एग्जामिनर ऐसा भी कई बार खेल कर देता है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन भी धोखा दे जाता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। K4 + 1/K4 गिवन है 47, और निकालना है K³ + 1/K³, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, K + 1/K। 4 से पहले वापस आएंगे स्क्वायर पावर पे, और जब 4 पावर से स्क्वायर पे वापस आते हैं तो 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करते हैं। जब भी आप 4 पावर से 2 पावर पे वापस आएंगे तो इसमें 2 ऐड करके स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये कितना आ गया 49। किसका स्क्वायर होता है 7 का। अब 1 पावर पे आएंगे 2 से, अब स्क्वायर से सिंगल पावर पे आएंगे तो फिर से 2 जोड़ के स्क्वायर रूट करेंगे, और ये आ गया K + 1/K इज 3। और अगर ये 3 है तो क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब -3 × 3, यानी आंसर 27 - 9 18। तो ये अपना आंसर, ठीक है। तो बच्चों ये था एक और सेट, एक और क्लास हमने खत्म की, और आज की क्लास काफी मुझे आसान लगी। आज कोई भी ऐसा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था। इस सेट में अगर आप 25 में से 25 नहीं करके आए तो आपको दुख होगा, और आपसे ज़्यादा दुख मुझे होगा। तो बच्चों, अगर मैं 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको ये बात बोली थी कि आसान सेट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक और सेट इसके साथ खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।